Hi viewers, this is me Rubaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। सर बेहद शुक्रिया, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिभा जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कहेंगे कि बिल गेट्स, ठीक है, अभी रिसेंट एक इंटरव्यू हमारे सामने आता है मोदी जी के साथ। उस इंटरव्यू के हवाले से आपकी क्या थॉट्स हैं? आखिर क्या रीजंस हैं कि वर्ल्ड लीडर्स मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं और बिल गेट्स जो है वो भी मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा इनके इंटरेक्शन सेशंस चल रहे हैं आजकल। क्या कहेंगे इंटरव्यू को देखते हुए? देखिए, पहले मैं थैंक यू रिभा जी, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं पहले ही बता दूं, किसी तरीके के गार्ड में मैं नहीं रहता, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो कोई फॉर्मल कनेक्शन नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 20-25 सालों से बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं और हमेशा से जो भी मेरे बस में बल पड़ता है मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं भारत के लिए एक वरदान के रूप में आए हैं। भारत पिछले 20-25 सालों से या 50-60 सालों से या आज़ादी के बाद से कुछ रहे होंगे लीडर, मैं नहीं जानता, मेरी मेमोरी उतनी बहुत कम है। मेरी पैदाइश 1980 की है, तो मुझे उसके पहले क्या हुआ नहीं पता। लेकिन फिर भारत में ऐसे जननायकों का या लीडर्स का जन्म होने लगा था जो भारत को भारत की आत्मा से अलग करने का कोशिश कर रहे थे, और ये हर भारत के इंस्टीट्यूशन में था। भारत का शरीर तो इन लोगों ने खड़ा कर दिया था, उससे उसकी आत्मा का निरंतर इंटेलेक्चुअली कह लें या सोशली कह लें, इकोनॉमिकली कह लें, दे स्टार्टेड स्ट्रिपिंग ऑफ इंडिया ऑफ इट्स सोल। भारत माँ की सोल को इन्होंने निकालने की कोशिश की और वो रिस्टोरेशन की, जब से मैं समझता हूं, जो राजनीति मैंने देखी, उसको रिस्टोर करने आए थे प्रधानमंत्री मोदी। जो उनका विजन था और जो इस तरीके की टावरिंग लीडरशिप प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों के लिए प्रस्तुत की है, वो लीडरशिप पॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी ही नहीं है, वो बेसिकली एक बहुत बड़े सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्मर हैं, जिसका टूल उन्होंने पॉलिटिक्स को यूज किया है। तो पॉलिटिक्स का टूल यूज करके कई लोग सिर्फ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, और पॉलिटिक्स करने के लिए इस देश में लोगों ने पॉपुलेशन को मैप किया, कास्ट में पॉपुलेशन को मैप किया, जेंडर्स में पॉपुलेशन को मैप किया इन्होंने, रीजन्स में, और उसके बाद वहां आग लगवाई। और इस तरीके से, मतलब चूंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन का एक फॉलो आउट है कि नंबर इज द स्ट्रेंथ, तो आपकी गवर्नमेंट और सरकारें बनती हैं नंबर से। अब ये इसको पाने के लिए लोगों ने भारत की समाज की जो संरचना थी, जिसका निर्माण वेदों ने, बुद्ध ने, जैन ने, सिख ने किया था, उसको उन्होंने तार तार करने की कोशिश की थी। फिर 2014 में भारत के पटल पर जो है प्रधानमंत्री मोदी का उदय होता है, और भी उसके लीडर रहे हैं, मैं उन सब की महानता को नमन करता हूं, मैं कंपैरेटिव मूड में नहीं हूं। मोदी जी की तारीफ करने पे कोई और लीडर छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लिए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को मैंने 10 साल से देखा है, और उसके भी 2003-4 से मैं उनका प्रशंसक रहा हूं, और एकदम खुले तौर पे उनका प्रशंसक रहा हूं, क्योंकि मेरी समझ और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो मुझे समझाती है कि द मैन इज सिंपली, जिसे कह लीजिए वरदान है। ही इज अ गिफ्ट टू इंडिया, इज अ बून फॉर इंडिया। तो उसको सिर्फ मैं नहीं समझता, प्रधानमंत्री मोदी को तो लोगों ने, जो है हमारे यहाँ के जो एक वर्ग था जो अंधा हो चुका है, जिसकी जो माइंडसेट है वो एक बस इतना कम्युनल उसका माइंडसेट है कि वो खुद कम्युनल है, लेकिन वो सामने वाले को कम्युनल कहना चाहता है। तो उसमें उन्होंने मोदी को सिर्फ और सिर्फ कम्युनल दिखाने की कोशिश की, एंटी मुसलमान दिखाने की कोशिश की। मोदी के किसी भी और जो है लीडरशिप पे वो बात करने को तैयार नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा कि मैंने नीचे एक वीडियो शेयर किया, अगर आप उसको पोर्टल पे ला सके, ये टीजर देखिए। Great to see you. India's not only adapting technology, but it's actually leading the way. हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है,
तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। आई एम यूजिंग माय नमो ऐप, ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। Wow. सो One of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone. गांव में महिलाएं मतलब भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं, मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी दे रहा था। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। Well, India brings to the climate change a rich history of caring about the environment. ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है। प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली बनाए थे, आज हमारे प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट। During the pandemic, it was fantastic that the vaccines got invented and India made a lot of those. How did you manage the communication? आप लोगों को एजुकेट कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए। ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई। You're one of the hardest working people ever. When you do want to relax, do you have a game or something that helps you to take time off? मुझे बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर ऐसे गप्पे मारने का मौका मिला। तो आपने देखा ये जो चर्चा हुई है, ये चर्चा, ये क्लिप है, ये 45 मिनट की पूरी चर्चा। मैं कहूंगा कि आप इसको देख करके और आप भी इस पे अपना कमेंट दे सकती हैं। 3 मुद्दे इस जब क्लिप को डिसाइड किया गया कि 45 मिनट के क्लिप में कौन से मुद्दे हाईलाइट किए जाएंगे, तो 3 मुद्दे उसमें बिल गेट्स साहब, अब बिल गेट्स साहब को भी आरएसएस का कह दो, चड्ढी कह दो, बिल गेट्स को भी हिंदू कह दो, संघी कह दो, गाली दे दो, अपनी मिट्टी से प्यार करने वाले को हर किसी को गाली दे दो, मुबालगावाई कह दो, पता नहीं क्या क्या कह दो। सिर्फ हमें हम लोग का ये दोष है कि हम अपनी मिट्टी से और अपने कल्चर से प्यार करते हैं और बाहर अपना और बाहर वालों की समझ रखते हैं। हमारे को लोग गाली देते हैं कि ये दुनिया को बाहर वाला कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हम भी लोग हैं जो अतिथि देवो भव कहते हैं। पर तुम अतिथि बन के आओ तो कि तुम हमारे टॉर्मेंटर बन के आओगे, हमारी बच्चियों को बेचोगे, हमारे बच्चियों को, हमारे माँ बापों को मारोगे, उनका जो है उनके विश्वास का तुम हनन करोगे और उनको बुत परस्त और ये सब चीजें करोगे। ये कष्ट देता है ना। आपको जो मानना है माने, हमें जो मानना है हमें मानने दे। एनीवेज, तो प्रधानमंत्री मोदी और बिल गेट्स के बीच में 3 चीजों पे चर्चा हुई, जो मतलब 3 चीजें हाईलाइट की गई। चर्चा तो बहुत विषयों पे हुई। पहला क्या था, मोदी जी ने क्या बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरी महिलाएं जो हैं वो गांवों में जाके दूध दूहें और गोबर उठाएं, मैं उनके हाथ में टॉयलेट बनते हुए देखना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी देना चाहता हूं। सोचिए विजन, महिलाओं को समाज में एक ऐसा भी समाज है जहां महिलाओं को पढ़ने नहीं दे रहे लोग, और एक वो समाज, ये वो हिंदूवादी है, ये जो कम्युनल आदमी है मोदी, वो उसकी बात कर रहा है कि वो महिलाओं को कह रहा है, वो भारत की हिंदू महिला, मुस्लिम महिला, क्रिश्चियन महिला, जैन महिला, बुद्ध महिला की तो बात नहीं कर रहे, सिख महिला की तो बात नहीं कर रहे, तो महिला कह रहे, कोई भी हो, कोई भी खवातीन हो, खवातीन तो खवातीन है, खवातीन क्या खवाचार हो सकती है? कभी नहीं हो सकती ना। सो वो पहला उन्होंने मुद्दा उठाया, आई एम एम्पावरिंग माई वुमेन। वो भले सब कोई पायलट न बन सके, लेकिन मैंने उसके हाथों में ड्रोन पहुंचा दिया है, अब वो ड्रोन से वो कर रही है। ये विजन है बंदे का। बहुत हम लोग को आपको छोटी चीज लगती है, मगर दिस इज द विजन ऑफ द स्टेट्समैन, अ लीडर, अ सोशल रिफॉर्मर, प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है। दूसरा क्या था? क्लाइमेट चेंज। ठीक है। दूसरा मुद्दा क्या उठाया उन्होंने कि क्लाइमेट चेंज को आप कैसे लड़ते हो, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी होगा, तो इंडिया को क्लाइमेट की बात करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाना चाहिए, क्लाइमेट की विरोधाभासी पॉलिसीज नहीं बनानी चाहिए। यानी कि जो हमारे यहाँ हजारों वर्षों से हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि आप जो है अपनी प्रकृति का दोहन नहीं कर सकते, प्रकृति भी, इसीलिए हम प्रकृति को पूजते थे। और ये लोग आके कहे कि अरे तुम इसको पेड़ को पूजो, बड़े बेवकूफ हो। अरे तुम किसी को भी पूजो, अगर आपके घर में कोई विपदा आई है, आप अपने भगवान को पूज रहे हो और वो विपदा पूरी नहीं होती, तो क्या वो भगवान कमजोर या स्ट्रांग हो जाता है? ऐसे नहीं होता ना। आप जब पूजते हो तो आप अल्लाह से प्यार करते हो, तो आप उनको बोलते हो कि हमें ये चीज दो। उसी तरीके से हम इन प्रकृति से प्यार करते हैं। हमारा जो क्रिएशन का थ्योरी है, वो थ्योरी है कि प्रकृति और ब्राह्मण का मतलब, चूंकि आप लोग सिर्फ एक कास्ट और वर्ण समझते हो ना, ब्राह्मण का मतलब होता है कॉन्शियसनेस।
तो प्रकृति हमेशा से थी, और जब कॉन्शियसनेस और ब्राह्मण की इतनी डीप फिलॉसफी है, इसको समझने के लिए भी बड़ा लेवल चाहिए आदमी का, तो फिर निर्माण होता है, उसको हम क्रिएशन कहते हैं कि ये दुनिया ऐसे एग्जिस्टेंस में आई। तो पॉइंट ये कि हम प्रकृति को सम्मान देते हैं। हम पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि आज पेड़ काटने का लोगों को पता चल गया ना कि पेड़ आपको बचा तो नहीं सकता, लेकिन पेड़ अगर आप काट दोगे तो पेड़ आपकी जिंदगियां तबाह कर देगा। ऐसे ऐसे नेचुरल डिजास्टर आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो आप अगर सिर्फ क्या ये कंट्रीब्यूशन देते हो कि पेड़ आपको कुछ दे दे, आप मांगो कि हमें पेड़ 10 लाख रुपए दे दो, तो ही उसका पावर है? नहीं, पेड़ आपको जीवन देता है। वो बताता नहीं है कि आपकी सर्वाइवल मेरे एग्जिस्टेंस पे, और जब आपने अपने आप को पेड़ से बड़ा समझ लिया और पेड़ों को और वनों को आपने काटना शुरू किया, तो आपकी अकल ठिकाने आ गई। ऐसे अच्छे नेचुरल डिजास्टर्स हुए कि आपको समझ आया कि नहीं भैया, एफॉरेस्टेशन करो, डिफॉरेस्टेशन से हम बर्बाद हो जाएंगे। मनुष्यों ने अपनी ताकत के अंधे में आकर के पशु पक्षियों को मार दिया। मैं बताऊं, चाइना में एक बार क्या हुआ कि अपने डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया कि गौरैया होती है स्पैरो, तो वो उनके कुछ फसलों को बर्बाद कर दी थी। तो चाइना में एक पॉलिसी लाके पूरी की पूरी स्पैरो को ही खत्म कर दिया उन्होंने। अब वो स्पैरो खत्म हो गए तो उन्होंने सोचा हमने थोड़ी सी अन्न बचा ली। बाद में पता चला कि वो स्पैरो के खत्म होने की वजह से जो कीड़े स्पैरो खाती थी वही पेड़ को खाने लगे। तो सबका एक साइकिल है, सबकी एक यूटिलिटी है, इसको समझना पड़ेगा। यदि आप मानव जीवन को प्रकृति के जीवन से अलग करके देखेंगे तो आप कभी भी ये जो हमारा चिंतन है कि ब्राह्मण और कॉन्शियसनेस, ब्राह्मण का मतलब जात नहीं, कॉन्शियसनेस और प्रकृति जब मिलती है तब जाकर निर्माण होता है। और वो वही है कि यदि आप स्पैरो को सिर्फ एक अदना सा चिड़िया समझ रहे हो, तो आप फिर प्रकृति के उस जटिल जो उस कॉम्प्लिकेटेड या उस जिसे कह लीजिए सटल जो उसका एक स्ट्रक्चर है जिसमें सबको सबका रोल दिया है, और कोई भी एक रोल आप हटाओगे तो आपके जीवन पे असर पड़ेगा। तो हम सबको शुरू से सम्मान करते थे और हमें इसके लिए आके पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। दूसरा चीज मैं बताऊं आपको, तीसरा टॉपिक क्या उठाया उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी और बिल गेट्स साहब ने, जिसको हाईलाइट किया गया, वैक्सीन। उन्होंने पूछा कि कोरोना की महामारी ने आपने इतने वैक्सीन कैसे बनाए, कैसे आपने इतना स्केल अप किया अपनी कैपेसिटी को कि आप भारत के 140 करोड़ लोगों को आपने वैक्सीन दिया। 100 करोड़ भी मान लें कि 40 करोड़ मान लीजिए इनएलिजिबल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, नहीं लगवाए हो, 100 करोड़ को भी डबल शॉट यदि आपको लगाना है तो 200 करोड़ वैक्सीन बनाना, इतना प्रोडक्शन कहां से लाया? और प्रोडक्शन तो लाए, लॉजिस्टिक्स कहां से लाए कि ये सब सेंटर्स में भारत के गांव-गांव में गई, भारत के नर्सेस को मिला, उन्होंने बेचारियों ने लगाया, डॉक्टरों ने अपनी जान पे खेल के लगाया, शिक्षकों ने अपने स्कूल में ये कैंप्स लगाए, कम्युनिकेशन किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना की लड़ाई वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं थी, वायरस वर्सेस लाइफ था। तो आप इसको गवर्नमेंट का जॉब बना दोगे, गवर्नमेंट क्या कर लेगी? गवर्नमेंट कोई जादू की छड़ी है क्या? क्योंकि लोग, गवर्नमेंट, आज का जो गवर्नमेंट है वो एक रिप्लेसमेंट है, जब लोग अपनी सारी इच्छाएं भगवानों से मांगा करते थे। अब वो है कि वो इच्छा आपकी गवर्नमेंट पूरा करता है। गवर्नमेंट आपको वादा करता है, जैसे सब्सिडीज है, हर सब्सिडी देता है आपको, और दूसरी तरीके की सुविधाएं गवर्नमेंट देते हैं, हॉस्पिटल दिखाते हैं, स्कूल चलाते हैं, आपके लिए पुलिस सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं। तो गवर्नमेंट हैज रिप्लेस्ड द आइडिया ऑफ गॉड, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल गवर्नेंस। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये गवर्नेंस का मैटर नहीं था, सिर्फ गवर्नेंस एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी हो सकता है, एक अपरेटस हो सकता है, एक जरिया हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है। लड़ाई गवर्नमेंट से नहीं थी, लड़ाई जीवन से थी, जीवन को बचाने की लड़ाई थी, और गवर्नमेंट उस जीवन को बचाने का माध्यम था। तो आप गवर्नमेंट को गाली देके क्या कर लोगे? तो देखिए, बिल गेट्स भी समझ रहा है कि कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कोरोना को फाइट किया, और वेस्टर्न मीडिया ने, अच्छा, जो वेस्टर्न मीडिया हमें गाली देता है उन्हीं के अगेंस्ट में वेस्टर्न लोग खड़े हो जाते हैं। अब इसको भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने बिना एक पैसा खर्च किए दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड को अपना कैंपेन पे लगा दिया। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड आज मोदी का कैंपेन कर रहे हैं। बिल गेट्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बाय द वे, अगर आपको पता हो। बिल गेट्स साहब से, हम जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है बिल गेट्स साहब। उन्होंने, उनके, आज आपके पास कंप्यूटर है और आपके पास आपके ऑफिस, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में जो कंप्यूटर से काम होता है सबका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होता है। बिना विंडोज के आप जीवन को इमेजिन नहीं कर सकते। वो हैं बिल गेट्स साहब। इनसे राष्ट्राध्यक्ष मिलने के लिए तरसते हैं और वो बाल बाल इंडिया आते हैं। और बिल गेट्स साहब ने, देखिए, पिछली बार अक्षय कुमार ने किया था तो लोगों ने गालियां दी थी कि अक्षय कुमार बड़ा पॉलिटिकल आदमी। इस बार बिल गेट्स ही कर रहे हैं। तो क्या बिल गेट्स इलेक्शन के समय आके मोदी जी का इंटरव्यू दे रहे हैं? ये क्लियर नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं।
वो कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जो आपके यहाँ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे यहाँ पे बड़ा, बिना पाकिस्तान के जीत नहीं पाता, तो ये मोदी जी ने पाकिस्तान की बातचीत की है बिल गेट्स साहब से। बिल गेट्स साहब ने पहला क्या संदेशा दिया, जो भी टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट है इंडिया में, या जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, 18 साल के हो चुके हैं, या जो बच्चे साइंस, बीएससी, मैथ्स, फिजिक्स, किसी भी तरीके के साइंटिफिक स्टडी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे बिल गेट्स से बड़ा तो उनके लिए कोई आज की डेट में वो हो नहीं सकता, एक रोल मॉडल। ठीक है ना। और सिर्फ साइंस के बच्चे नहीं, जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बिल गेट्स ने कोई नौकरी नहीं मांगी थी कि रोजगार दे दो, रोजगार दे दो, अमेरिका की गवर्नमेंट हमें रोजगार दे दो, हमें 400 रुपए का क्लर्क बना दो। उन्होंने एक ऐसा जायंट खड़ा किया कि आज दुनिया की गवर्नमेंट चढ़ती हैं उनके बनाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो बिल गेट्स वो हैं। तो चाहे इंडिया का जो बच्चा साइंस पढ़ रहा हो, चाहे मेडिकल साइंस पढ़ रहा हो, टेक्निकल साइंस पढ़ रहा हो, इंजीनियर साइंस पढ़ रहा हो, आर्किटेक्चरल साइंस पढ़ रहा हो, सोशल साइंस पढ़ रहा हो, हर वो बच्चा जो साइंस में इंटरेस्ट लेता है, उसका तो रोल मॉडल बिल गेट्स जी होंगे ना। और बिल गेट्स जी किसको अपना आइडियल मानते हैं? बिल गेट्स जी ने मिलिंडा फाउंडेशन, बिल गेट एंड मिलिंडा फाउंडेशन, गेट्स जो फाउंडेशन पहला अवार्ड जो दिया था वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया था। अमेरिका के बहुत बड़े एक मैनेजमेंट गुरु हैं, उनकी किताब कोई भी, चाहे दुनिया में कोई भी एमबीए कर रहा हो वो जरूर पढ़ता है, उसका नाम है फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर ने जब अपना पहला एडवर्टीजमेंट, अपना अवार्ड देने का डिक्लेयर किया था, फिलिप कॉटलर मैनेजमेंट अवार्ड, वो प्रधानमंत्री मोदी को मिला था। तो चाहे दुनिया के एकेडमिशियंस हो, चाहे दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे टेक्नोक्रेट्स हो, चाहे साइंटिस्ट हो, सब तो मोदी जी की बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान में मोदी जी क्या है? जो मोदी का यार है वो गद्दार है। सोचिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक, वो कहते हैं ना वो अहमदाबादी हैं, तो बिना एक पैसा खर्च किए हुए उन्होंने दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड को कहा कि भैया जरा मेरा प्रचार कर दो, और 2-2 बार प्रचार किया। एक तो 45 मिनट का इंटरव्यू ले लिया, और उसके बाद चाय वाले को बुला के सिंबल दे दिया था, डाली चाय वाले की टपरी पे जाके बिल गेट्स जी ने चाय पी लिया था। सिंबल आप समझ रही है ना, चाय वाला कौन है? एक चाय वाले को सपोर्ट कर रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, क्योंकि डेमोक्रेसी समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता को ये लोग समझते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, हार्वर्ड ड्रॉप आउट है, वो हार्वर्ड की डिग्री लेकर के कहीं वो नौकरी करते हैं, लेकिन उन्होंने हार्वर्ड की डिग्री से बड़ी ऐसी क्वालिफिकेशन बना दी है कि आज हार्वर्ड के पढ़े बच्चे उनके वहां पे नौकरी करते हैं, बिल गेट्स जी के उसमें, माइक्रोसॉफ्ट में। So the man may be a Microsoft, but he is macro hard। समझ रही है ना। तो इसको मैं ऐसे ही देखता हूं कि जिसे कहते हैं ना आरंभ है प्रचंड। तो ये प्रचंड आरंभ है जब बिल गेट्स जी आपके चुनाव की शंखनाद कर दें, ताल ठोक दें, तो फिर कौन आपको हरा सकता है। भारत का हर वो बच्चा जो प्रोग्रेसिव है, जो टेक्नोलॉजी को समझता है, जो सत्य को समझता है, जो एनालिटिकल है, वो प्रधानमंत्री मोदी को वोट देगा या प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट करेगा। जी सही हो गया सर। एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। इंडिया तो सबकी हेल्प करता है। अब रिसेंट एक एग्जांपल हमारे सामने आती है, एक खबर सामने आती है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू 23 पाकिस्तान नेशनल फ्रॉम ईरानियन शिपिंग। क्या कहेंगे सर कि अब ये रिसेंट खबर हमारे सामने आई है, इसके पीछे आखिर क्या बैकग्राउंड है, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कौमुल कीजिए। काफरीन की साजिश है। कौन मोदी भाई, वो तो मुसलमानों को बर्बाद कर रहे, तो कर रहा हूं। पाकिस्तानी मुसलमान ही रहे होंगे, बहुत बड़ा उसने अत्याचार कर दिया, जुल्म कर दिया, उनको बचा लिया, उनकी जिंदगियों को बचा लिया मोदी जी ने। भैया हमारे हिसाब से तो यही है ना कि भाई उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा, टॉप 23 पाकिस्तानी जो वो थे, क्या कह लीजिए उनको, सेव्ड फ्रॉम पायरेट्स, उनका नाम अब मैं भूल रहा हूँ, जो इंडियन नेवी ने जो बचाया, फ्राइडे को ही बचाया है, जुम्मा वाले दिन। ठीक है ना। 23 आपके क्रू थे, और ये ऑपरेशन 12 घंटे चला है, और इसमें सिर्फ ये नहीं हुआ कि उनको जाकर के डूबने से बचा लिया, लड़ाइयां लड़ी हैं भारत के सोल्जरों ने, जान लगाई अपनी।
आपके काफिरों ने मोमिनों को बचाने के लिए जान लगा दी, और इट वॉज 12-hour long intense coercive tactical measures to rescue the ship as well as the crew. सोचिए आप, और इंडियन नेवी ने ऑफिशियली ये किया है। अब आप क्या कहिएगा इसको? ये शिप ईरानियन थी बाय द वे, जो इन लोगों को नहीं पता है। इसका नाम था अल कंबार। इसलिए मैं यही कहूंगा, और जो जिसने बचाया इसको, जिस इंडियन नेवी की शिप ने, उसका नाम था त्रिशूल, INS त्रिशूल। समझे ना? मैं समझ गई हूँ सर। अच्छा सर, तो उस पे अब ये जो ईरानी शिप था, इसके ऊपर बहुत सारे पायरेट, समुद्री लुटेरे चढ़ गए थे। उन्होंने पाकिस्तानियों को जान से मारने की धमकी दी थी, या मार ही दिया होता। फिर इंडियन नेवी के INS त्रिशूल के लोग वहां पहुंचते हैं, उस शिप के ऊपर वो लड़ते हैं उन समुद्री लुटेरों से। और फिर अब आप ये देख लीजिए कि अब आप क्या कीजिएगा, कौमुल काफरीन के ऊपर जो है कल जो है थोड़ा कचरा डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी यही है, मोदी जी ने कहाँ मदद नहीं की। मोदी जी के रेस्क्यू में वो हिंदू मुसलमान, हमारी सोच ही नहीं है। जो सोचता है उसको न बोल के हमारे ऊपर दबा दिया, ये हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स की बड़ी जबरदस्त एक अचीवमेंट रही है। खैर, उस पर फिर कभी बात करें। प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की की हेल्प करी, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या नाम है, पैलेस्टाइन की हेल्प की, प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन की हेल्प की, प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका कोई भी रिलीजन रहा उसकी हेल्प ना की। अफगानिस्तान को कितनी बार हेल्प की। अफगानिस्तान को उन्होंने गेहूं, कनक, या आप उसको कहते हैं गंदुम, वो दिया, दवाइयां दी, वहां पे आज भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। आपने क्या दिया है अफगानिस्तान को? आपका तो पड़ोसी है, आपका स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, वो क्या दिया आपने स्ट्रैटेजिक डेप्थ के नाम पे? तालिबान। हमने दिया उनको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, किताबें, शिक्षा, रेडियो स्टेशन, सड़कें, उनका जो है डैम। आपने क्या दिया? तालिबान। और आप पूछते कि हमसे अफगानी नफरत क्यों करते हैं? हम सबकी मदद करेंगे, और ये आने वाला समय होगा, आपकी छाती पे तो दर्द होगा, मगर मैं क्या करूं रिबाज जी। कौमुल काफरीन ही इस इलाके, इस खित्ते का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा, वो कौमुल काफरीन ही होगा। दहशतगर्द मुल्क भारत ही होगा। और कल ऐसी दहशतगर्दी मचाई भारत ने, 23 पाकिस्तानी बचा लिए। बताइए, दहशतगर्दी की हद है। आप कहीं नहीं पाए कि हमारे यहाँ पे जुल्म होता है, मुसलमानों को मारते हैं। दहशतगर्दी है ना ये भारत की, कि आपको झूठ बोलने का मौका ही नहीं दिया। बचा लिया उन्होंने बेचारे उन पाकिस्तानियों को। उन 23 लोग, आपको 23 लग रहे होंगे। अगर उनके घर में 5 लोग भी हैं तो जरा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10 और 1 11, 115 लोग तो बचे। इनके परिवार में होंगी, माएँ होंगी, बच्चे होंगे, सबको ही होगा ना। उनका खाना पीना खिलाने वाले माँ बाप होंगे। सबकी जिंदगियां दी ना उन्होंने, सिर्फ 23 मत देखिए। आज वो क्या करें? नफरत करें? नहीं। चलिए, सीटी बजा दी आपने। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, जैसे वो ये भी एक्ट हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आने वाले टाइम में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को बेहतर करने के लिए क्या आपको लगता है ये कुछ क्या स्टेप उठा सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जो स्टेप उठाएंगे उसके बाद आप कारगिल कर देंगे। हम तो स्टेप उठा उठा के डर गए। जैसे हम स्टेप उठाए, आप उसके नीचे बम रख दे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक नहीं कर सकता। ये मैं ताल ठोक के कह रहा हूं। मेरी थ्योरी एकदम सही है, और ये मैंने ये आपके सारे पाकिस्तानी चैनल पे मैं बोल रहा हूं, और आज भी बोलूंगा। आपका संबंध अपने आप से खराब है। जिस दिन आपका संबंध अपने आप से अच्छा हो गया, आपका संबंध भारत से अच्छा हो जाएगा। वरना आप दुनिया को जिस दृष्टिकोण से देखते हो, वो दुनिया के समझ के बाहर की चीज है। आपको एक ही चीज बोलनी पड़ेगी, बट वो बोलना है कि अगर आप चाहते कि भारत से संबंध करें, मोदी जी क्या कदम उठाएंगे? मोदी जी को कोई कदम नहीं उठाना है। आपको जो सीधी सी बात है समझ में नहीं आ रही कि खाना यहां से खाते हैं, यहां से नहीं खाते, तो ये आपकी गलती कि हमारी गलती है? अपने अंदर जाके। प्रॉब्लम आपको कश्मीर में था, तो आपने, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में मेजर इरिटेंट, आपके सारे स्कॉलर टॉप ऑफ द रूफ से चीख के कहते हैं कि भाई कश्मीर है, तो आपने ये पाकिस्तान की मुतालिया, पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं को क्यों इतना वो दिखा दिया, जहरीला इंसान? पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस को, रिलीजन को, सबको आपने सिखों को क्यों उसमें वो दिखाया कि ये लोग खराब लोग हैं, हिंदू खराब है, सिख खराब है? इसका कश्मीर समस्या से क्या लेना देना था? मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया आपने?
अगर आप कह रहे हो कि मेजर इरिटेंट हमारे बीच में कश्मीर है, तो आपकी किताबों में कश्मीर की फैक्ट होते कि भाई कश्मीर में ये चीजें हैं, लेकिन कश्मीर का फैक्ट तो नहीं पढ़ा रहे हो आप। फैक्ट तो आप पढ़ा रहे हो कि ये मुताला पाकिस्तान में कि हिंदू बड़ा खराब था, मुसलमान वहां नहीं रह सकता था। अब तो मुसलमान साथ में रह रहा है, अकेले रह रहा है, अपने दम पे रह रहा है। भारत को आप इस्लामिक तरीके से चला रहे हो ना, कि भाई आप क्यों अलग हुए थे, कि हमारी इस्लामिक जो तसख्खुस है, जो हमारी पहचान है, वो खत्म हो जाएगी। आज है ना, इस्लाम मुसलमान बनने का सबसे महंगा प्राइस आप चुका रहे हो दुनिया में। यू आर पेइंग, जो इन्फ्लेशन नहीं है, ये मुसलमान बनने की प्राइस है। ये अपनी मिल्ली तसख्खुस को बचाने की कीमतें आप अदा कर रहे हो, जब आप के घर में आटे नहीं है। और ये चलता जाएगा, क्योंकि आपने इस तसख्खुस को अपनी अना का मैसा बनाया हुआ है। जो आपकी तसख्खुस, आपके और भगवान के बीच के रिश्ते होने चाहिए थे, वो आप तसख्खुस जो समझते हो कि ये हमारी मिल्ली पहचान है और हम यहाँ खुले में सांस ले रहे हैं, लेकिन उस खुले में सांस लेने की कीमत जो आप अदा कर रहे हो कटोरी के फॉर्म में। दुनिया का सबसे महंगा मुसलमान पाकिस्तान का मुसलमान है। दुनिया का सबसे, जिसे कह लीजिए, सताया हुआ मुसलमान पाकिस्तान का मुसलमान है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा कि हम अब मुसलमान बन गए, अब हम क्या करें। उसके तो झोली में दूध दही होना चाहिए, आटे नहीं है। 44% आपकी इन्फ्लेशन का रेट है, नौकरी है नहीं, पाकिस्तान के आवाम के पास कोई नौकरी नहीं है। और ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? न्यूक्लियर वेपन बना के बैठा हुआ है पाकिस्तान का मुसलमान, क्योंकि वो कहता है हमको मुसलमान अपने तरीके का मुसलमान बनना, अरबी मुसलमान के जैसा नहीं बनना, तुर्की मुसलमान के जैसा नहीं बनना। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी वाले जो मुसलमान बनना है, वो मुझे बनना है। उसकी कीमत वो चुका रहा है। वो गरीब आदमी चुका रहा है जिस बेचारे को कोई पता नहीं है, वो बस एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का शिकार हो गया, जिसको उसको बताया गया कि कश्मीर मेरे जैसा इरिटेंट है, लेकिन हिंदू दुश्मन है। तो मुतालिया पाकिस्तान में जब तुमने बता दिया हिंदू बनिया दुश्मन है, हिंदू ब्राह्मण दुश्मन है, वो घटिया लोग हैं, तो आज क्यों उनसे अच्छे संबंध कर रहे हैं? और ये आपने नहीं बताया, हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट भी कहते हैं। आप तो अलबरूनी को मानने वाले लोग हो कि भाई अलबरूनी ने बोला यहाँ के जो हिंदू थे वो बड़े घटिया लोग थे और ये सब बुत परस्त थे, और औरंगजेब को मानना चाहते हो। औरंगजेब भारत को इस्लामिक बनाना चाहता था। औरंगजेब ने क्या कोई हिस्ट्री की किताब लिख दी थी, कोई बड़ी फिलोसफी की किताब लिख दी? औरंगजेब ने क्या लिखा है? फतवाए आलमगीर है, जाकर पढ़ लीजिए। मासिर आलमगीर है, पढ़ लीजिए। मंदिर तो तोड़वाया उसने। आपका कौन है हीरो? मुगल है ना। मुगलों ने कौन सी फिलोसफी की किताब दी आपको? बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया में जो रिवॉल्यूशन लाने वाले थे वो तो उनकी थ्योरी से अलग थे। अल-फराबी को पढ़ लीजिए आप। अल-फराबी आपका हीरो नहीं होगा। तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं रिबाहा जी कि पाकिस्तान, मोदी के साथ पुश्ते आ जाएंगे तो आपके साथ संबंध अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका संबंध अपने आप से अच्छा नहीं है। जिस दिन आपका संबंध अपने आप से अच्छा होगा, भारत जो है वो आपका दोस्त अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। तो पॉइंट ये कि आप बनिए, अपने किस्म का इस्लाम नाफिज कीजिए और उसकी प्राइस पे कीजिए। ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है, ये जो आटे हैं, ये जो कशकोल पकड़ा हुआ है, आपने स्वेच्छा से पकड़ा है कशकोल, ये कीमत अदा कर रहे हो आप अपने मिल्ली तसख्खुस को बचाने की। क्योंकि इस मिल्ली तसख्खुस को दो ही तरीके से बचाया जा सकता है। मुताला पाकिस्तान में भारत के समाज को गालियां देना, भारत की सोच को गालियां देना, भारत की ज्ञान परंपरा को गालियां देना, और दूसरा भारत के प्रति नफरत फैलाना। आप ये कर रहे हो, मुबारक हो। अभी तो 44% है, तो आपको तो पॉपुलेशन से भी कंट्रोल नहीं है भाई। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक आप तो रिलीजन के व्यू पॉइंट से सब सोच रहे हो, आप देश के व्यू, आपको पाकिस्तान से प्यार का है। आप कह रहे हो हमें इस्लाम की सेवा करनी है। पाकिस्तान की सेवा करना कौन कहता है कि आई वांट टू सर्व पाकिस्तान? जो पाकिस्तान के सेवा की बात करेगा वो फिर तक्षशिला के सेवा की बात करेगा, वो मोहनजोदाड़ो के सेवा की बात करेगा, वो फिर लाहौर की हिस्ट्री को प्रिजर्व करेगा, वो फिर सिंध की हिस्ट्री को प्रिजर्व करेगा, वो फिर होली मनाएगा, दीपावली मनाएगा, वो सब कुछ मनाएगा, ईद भी मनाएगा। लेकिन आपने तो ईद मनाने की ये कंडीशन रखी है कि ईद मनाने के लिए होली दीपावली नहीं मनाना। किसी का कोई अगर पतंग उड़ा रहा है, उसकी पतंग मांझे से गर्दन कट गई तो पूरे के पूरे त्योहार को बंद कर दो।
ये तो वही बहुत बात हो गई कि कोई मौलाना साहब अगर मस्जिद में मिल गए कुछ कुकर्म करते हुए तो पूरे मस्जिद सिस्टम को बंद कर दो। ये तो ऐसे नहीं होती चीजें। यू आर पेइंग अ प्राइस फॉर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, फॉर लाइज। आपको मुसलमान बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप अपना अल्लाह से संबंध सीधा कर ले। आपके मन में अल्लाह होगा, कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जब जुड़ गई उससे तो कोई माई का लाल आपकी जिंदगी तो ले सकता है पर आपका संबंध आपके भगवान से नहीं तोड़ सकता। हमारे यहाँ हुआ है ये, लोगों ने अपनी जानें दे दी। मनों के भाव जनेऊ काटे जाते थे, मुगलों ने गर्दन काटी, लोगों ने धर्म नहीं छोड़ा। जिस मुगलों को आप अपना हीरो मानते हैं उन्होंने सिखों पे क्या अत्याचार नहीं किया। सिख कौन थे? ये जो हिंदू थे वो कन्वर्ट होकर सिख बन गए, उन्होंने लड़ाई लड़ा मुगलों से। तो मुगलों का ये था कि उन्होंने जिंदा जलाए हैं सिख गुरुओं को। आज आप सिखों की बात करते हो कि हम सिखों के प्यार में पागल हो रहे हैं, खालिस्तान का सपोर्ट करते हो, और आप मुगल को भी अपना वो मस्जिद मानते हो। मुगलों ने सिख गुरुओं को कढ़ाई पे जिंदा उबाला है। जाके गुरु अर्जन देव जी के बारे में पढ़ लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ लीजिए, हालांकि आपको पढ़ाया तो नहीं गया होगा। तो ये प्राइस है जी, ये प्राइस इस बात की कि जब हम आपको कहते हैं आप हमारे अपने हो, आप कहते हो ना, हमें मत कहो अपने। अफगानिस्तान के पास अपना कहने के लिए तैयार हो आप, पर अफगानिस्तान कहता है तुम हमारे नहीं हो। अरब कहते हैं तुम हमारे नहीं हो, और जो आपको कहता है कि तुम हमारे हो उसको आप अपना दुश्मन समझते हो, रिवायती हरीफ। तो सदके जाऊं, ये करने का वक्त आ गया है। कैसे करते हैं? आपके इंटेलेक्चुअलिस्ट पे, आपके प्रोफेसर्स पे, आपके थिंकर्स पे मेरा शत शत कोटि कोटि नमन है जी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। जाते जाते मैं एक न्यूज़ ब्रेक करना चाहूँगी। फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो है वो पद संभालते हैं तो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो बूम करेगी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा फाइनेंशियल की रिपोर्ट कह रही है। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आगे आने वाले टाइम में और मज़ीद डिबेट्स करेंगे। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से ये ख़बरें आ रही हैं कि तालिबान यानी कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो पाकिस्तान को वार्न कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे। लेट्स सी कि जियोपॉलिटिकल वे में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है और हिंदुस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। पर इसकी एक बात मैं कह दूं, आप जियो पॉलिटिकल से जियो इंटेलेक्चुअल सोचना शुरू कीजिए। जब तक आप जियो इंटेलेक्चुअल नहीं बनेंगे, जियो पॉलिटिकल ने आपकी जान ले ली है। बस इसी के बहुत साथ शुक्रिया आपको सर। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स वंस अगेन चैनल को, सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर के चैनल का जो नाम है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।